पर, हमारी सीमाओं पर खतरा। चारों तरफ चुनौतियां, चारों तरफ समस्याएं, चारों तरफ बहुत से ज्वलंत प्रश्न। और इस समय हमें अपनी एक बड़ी भूमिका तय करनी। हर एक को जानना है मेरी शक्ति क्या है और मेरी भूमिका क्या है। शरीर के निर्वहन के लिए, जीवन के निर्वहन के लिए जितने न्यूनतम साधन हो सकते हैं उतना उपयोग करके जो कुछ हमें भगवान ने दिया है वो जन कल्याण के लिए दिया है, विश्व के मंगल के लिए दिया है। इसलिए मुझे यह जो मनुष्य का जन्म मिला है ये भोग करने के लिए नहीं, ये योग करने के लिए मिला है, ये सेवा करने के लिए मिला है, पुण्य से अपने जीवन को भरने के लिए मिला है। देश में बहुत तरह के प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न धर्म का है। धर्म माने वो हमारे जीवन मूल्य, वो हमारे आदर्श, वो हमारी परंपराएं, वो हमारी आध्यात्मिकता जो कहीं मिटती जा रही है उसको बचा के रखना, उसको संजो के रखना है। और उसके लिए हम सभी सजग हैं, जागरूक हैं। बहुत बार ये प्रश्न आपसे समाज के लोग भी करते हैं, मुझसे भी करते हैं। मैं इस प्रश्न का आज उत्तर देना चाहता हूं कि साधु होकर के धर्म के बारे में बात करें तो बात समझ में आती है, बाबा जी तो अर्थ के बारे में बात करते हैं। याद रखो आचार्य चाणक्य का यह सूत्र, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जया। जब तक समग्रता के साथ इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हमारे देश में सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली नहीं आ सकती। भारत वैभवशाली नहीं बन सकता। जो कुछ हम जीवन में करते हैं उसका मूल्यांकन किसमें होता है? पैसे में। चाहे घर में करें, चाहे खेत में करें, चाहे हम नौकरी करें, सभी कामों को 3 भागों में बांट दिया गया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। हम खेती करते हैं तो फसल का मूल्यांकन किसमें होता है बोलो? पैसे में। हमने गन्ना बोया, गेहूं बोया, बाजरा बोया, केसर बोई, फूल बोया, कपास बोया, हमने कुछ भी बोया अपने खेत में, उसका मूल्यांकन किसमें हुआ बोलो? तो बोलो पैसे की बात करनी चाहिए कि नहीं? बोलो पैसे की बात नहीं करेंगे तो किसान भूखा मरेगा। किसान जो भी काम करता है उसका मूल्यांकन किसमें होता है? पैसे में। इंडस्ट्री में हम जो कुछ बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, सुई बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, इंडस्ट्री में जो कुछ बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं, पेन बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, जो कुछ हम इंडस्ट्री में बनाते हैं उसका मूल्यांकन किसमें होता है? धरती पर हम जीते हैं उस जमीन का मूल्यांकन किसमें होता है? जो मकान हम बनाते हैं उसका मूल्यांकन किसमें होता है? धरती के भीतर सोना, चांदी, लोहा, कोयला, इसका भी रेट अलग अलग है। सारी भू संपदाओं का मूल्यांकन किसमें होता है? आप कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जो सब काम करते हैं उनकी मेहनत का मूल्यांकन, उनके श्रम का मूल्यांकन, उनके जो वर्क है उसका वैल्यू किसमें होता है बोलो? किसी भी चीज का वैल्यूएशन किसमें होता है? इसका मतलब चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज हो, सबका मूल्यांकन किसमें हो रहा है? पैसे से। हर एक चीज का मूल्यांकन किसमें है? पैसे में। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका मूल्यांकन तुरंत, ये कितने पैसे की है? गाड़ी खरीदने गए, साड़ी खरीदने गए, ये साड़ी कितने की है? ये गाड़ी कितने की है? ये पेन कितने का है? और आजकल तो शादी से पहले आदमी की भी कीमत लगती है, ये रिश्ता कितने का है? अब अगली बात, इसका मतलब बिना अर्थ के सब अनर्थ है, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। सार्थकता किससे है जीवन में? अर्थ से। अब अगली बात, एक बड़ा प्रश्न,
क्या काला धन वापस आएगा? अच्छा, अब ये तो हो गया आएगा। अब सारे देश में एक प्रश्न उठ रहा है, काला धन वापस आना चाहिए, काला धन वापस लाना है, देश को बचाना है। अब तो बाबा ही नहीं, सब नेता भी बोलने लग गए। अब बात यह है, पूरे देश को यह नहीं पता है पैसा वापस कैसे आएगा, कुछ लोगों को पता है। तो अब सबसे बड़ा काम यदि हमारे कार्यकर्ताओं को करना है, योग के बाद, योग का एक हमारा काम एक स्तर तक पहुंच गया, उसको आगे लेकर के जाना है। मेरे से एक दिन एक पत्रकार बहन ने पूछा, बाबा आपका योग का सपना कब पूरा होगा? मैंने कहा जिस दिन सब भारतवासी सुबह उठ करके भोर में योग करने लग जाएंगे, उस दिन मेरा योग कराने का सपना पूरा हो जाए। मैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद मैं लगा रहूंगा, और 10, 20, 25, 50 सालों में जब ये काम हो जाएगा, हो सकता है 10-20 साल में ही हो जाए, कि एक बार हम सुबह सुबह सैटेलाइट से फोटो देखेंगे, और जब लगेगा कि पूरा हिंदुस्तान सुबह सुबह उठ करके योग कर रहा है, तब हम समझेंगे योग युग आ गया है, ऋषि युग आ गया। हम सब ऋषियों की संतान है, भगवान राम और कृष्ण की संतान, भगवान शिव की संतान। और सुबह यदि उठ करके योग ना करें और सोते सोते पड़े रहे, सोना भोग है और जाग करके प्राणायाम ध्यान करना ये योग। सुनो, अब अगली बात मैं कह रहा था, पूरे देश को भी ये समझाना है ये काला धन वापस कैसे आएगा। ये तो सब कह रहे काला धन लाना है, देश को बचाना है। अब कोई भी पॉलिटिशियन से पूछो तो सब बोलेगा काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं, तो क्या बोलेगा? नहीं चाहिए। कोई ना नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इसका जो प्रक्रिया है, काला धन वापस लाने का जो प्रोसीजर है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो अब हमको इस देश को समझाना है कि काला धन वापस कैसे आएगा। तो इसमें 5 बातें सबको समझाओ। विदेश से काला धन कैसे वापस आएगा, ये बातें अलग अलग गोष्ठियां करके, आपस में बातचीत करके, जैसे चौपाल में लोग बैठ जाते हैं, गांव में लोग बैठ जाते हैं, स्कूल में बैठ जाते हैं, फैक्ट्री में बैठ जाते हैं, बस में बैठ करके यात्रा करते हैं, ट्रेन में बैठ करके जाते हैं, जहां भी 2-4 व्यक्ति मिले वहां बैठ करके यही चर्चा करें, भाई ये काला धन वापस कैसे आएगा, इसका प्रोसीजर क्या है। देखो, अब ये तो हो गया है कि काला धन वापस आना चाहिए। अब इसका मेथड क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहली बात, जो बाहर काला धन जमा है उसके बारे में बात कर, काला धन कैसे वापस आएगा, और ये जिस दिन समझ में आ गया उस दिन काम हो जाएगा। पहली बात, जो काला धन बाहर जमा है, जो काला धन बाहर जमा है, उसकी ओनरशिप चेंज होनी चाहिए। जो काला धन बाहर जमा है, जिन बेईमान भ्रष्ट गद्दार लोगों ने देश के साथ धोखा करके, देश के साथ विश्वासघात करके बाहर पैसा जमा किया है, ये पैसा उनका नहीं है। ये पैसा किनका है? 121 करोड़ भारतीयों का हक है वो। तो सबसे पहला काम, इसका मालिकाना हक बदलना चाहिए। ये कैसे बदल सकता है? मैं बात कर रहा हूं, ऐसी बात करो सबसे जाकर के, ऐसे ही पूरे देश को समझाना है। और आज आपको समझाने के साथ साथ आस्था के माध्यम से भी करोड़ों लोगों तक हम समझा रहे हैं इस बात को। जो धन देश के साथ गद्दारी करके, धोखा करके, विश्वासघात करके भ्रष्ट बेईमान लोगों ने बाहर जमा करा दिया, उसका मालिकाना हक कैसे चेंज होगा? ये बात, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी बात करना आप सबसे। तो उसका ओनरशिप चेंज हो गया, मालिकाना हक किसका हो गया? देश का। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को पास करेगी, लेकिन वो केंद्र सरकार में जो पार्टियां हैं उनका संपत्ति नहीं होगी। किसकी होगी? ये नेशनल प्रॉपर्टी होगी, नेशनल एसेट होगा। ठीक है, तो मालिकाना हक चेंज कर दिया। अब वापस कैसे आएगा? मालिकाना हक चेंज करने से वापस नहीं आता है।
उसके लिए विदेशों से पैसा वापस लाने के लिए अभी केंद्र में जो सरकार है उसमें जो एक पार्टी है उसके लोग क्या बोलते हैं, कानूनन दिक्कत है, विदेश से पैसा रातों रात नहीं आ सकता, भ्रष्टाचार रातों रात नहीं मिट सकता, काला धन ऐसे रातों रात नहीं आता, कानूनन दिक्कत है। तो कानूनन दिक्कत खत्म कर लो। कैसे खत्म होगी? सबसे पहला काम, जितने भी सांसद और एमएलए हैं जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, ज्यादा नहीं तो कम से कम पिछले 30 साल से ज्यादा बेईमानी बढ़ी है, तो लास्ट 30 ईयर से जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में, सब एक शपथ पत्र दे करके कहें कि उनका देश विदेश में कितना धन और संपत्ति है। इससे क्या होगा? इससे एफआईआर करने का ग्राउंड तैयार हो जाएगा। कैसे? अगली बात, संपत्ति की घोषणा करें। फिर क्या होगा? दुनिया में 204 देश हैं, वो सभी देश करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग को इक्वल क्राइम मानते हैं। जिस अपराध को दुनिया के सभी देश समान रूप से स्वीकार करते हैं, उस अपराध के तहत आप मुकदमा दर्ज करके यदि हिसाब मांगेंगे तो हिसाब मिल जाएगा। तो दुनिया के सभी देश किसको समान रूप से अपराध मानते हैं? बोलो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। करप्शन माने भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग माने हवाला। हवाला का मतलब क्या होता है? जो बात हवा में रहे, पता ही ना लगे, इधर से उधर पैसा हो जाता है, पता ही नहीं लगता, हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का एक दूसरा अर्थ होता है कि पैसे को इधर से उधर कर देते हैं और वो पैसा जो उसका धुलाई कर दिया, ब्लैक का व्हाइट कर दिया, बैंक में भी जमा कर दिया, कहीं यूज कर लिया। खैर, व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस हैं भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। यदि इसके तहत एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज कर दी जाए तो पॉलिटिशियन जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, विधायक और एमपी 30 वर्षों में, उसमें मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं सब, ठीक है। जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं पिछले 30 वर्षों में, दूसरा क्लास 1 ऑफिसर और तीसरा बड़े व्यापारी। इन तीन के अलावा किसी चौथे का पैसा विदेश में, अरे यहां तो अपने देश में ही नहीं है अपने पास किसी मजदूर का पैसा मिलेगा विदेश में? किसान का पैसा मिलेगा? किसी अध्यापक का मिलेगा? ये बेचारे जो चाय कॉफी बेच रहे हैं, दुकान में बैठ के कोई दाल बेच रहा है, इसका पैसा मिलेगा? गरीब आदमी का देश में ही पैसा जमा करने के लिए विदेश में कहां मिलेगा? तो बाहर किसका पैसा हो सकता है? बेईमान व्यापारी, बेईमान अधिकारी, बेईमान नेता। तो इन तीन का स्क्रूटनी हो जाएगा। 20 करोड़ से ऊपर जिनका कारोबार है, क्लास 1 ऑफिसर और जो भी एमएलए एमपी रहे, ये सब कितने हो जाएंगे? मुश्किल से कितने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा तो नहीं होंगे? बोलो, नहीं होंगे। तो इनका नाम एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करके इनके परिवार और इनके संस्थानों के नाम कितना पैसा किस देश में है, जिस भी देश से मांगेंगे, लगभग दुनिया के सभी देश, आज वहां पर सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। और खास करके जिन देशों में पैसा जमा करते हैं वहां सब सिस्टम क्या है? ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन सिस्टम से पता लगाने के लिए 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लग सकता है। यदि एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज की जाए तो ये सारा पैसे का पता लग जाएगा और उसको वापस लाने का रास्ता खुल जाएगा। ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए तो पैसा कहां जाएगा? बोलो, हिंदुस्तान में। एक तो ये तरीका। 3 बातें बताई। पहला राष्ट्रीय संपत्ति, दूसरा संपत्ति का घोषणा पत्र, तीसरा जनरल पर्पज एफआईआर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत जनरल पर्पज एफआईआर। याद करो इन चीजों को। चौथा काम, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन से एक प्रोविजन है पूरी दुनिया के अंदर, यूएन भी उसको मानता है और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यूएनसीएसी भी उसको मानता है। उसके तहत कार्रवाई करेंगे तो ये काला धन वापस आ जाएगा। और एक 5वां लास्ट, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन भारत को भी करना चाहिए
कि जो भी बैंक में पैसा जमा करेगा तो उसका बेनिफिशियरी कौन है उसके बारे में उसको लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग तो लिख देते हैं कि मैं इसका मालिक हूं, मेरा पैसा है 2, 4, 5 लाख। ये जो 10, 20, 50 हजार लाख करोड़ जमा कराते हैं, ये सेल कंपनी बना लेते हैं, ये इस तरह से पैसे को घुमाते हैं, उसका मालिक का पता ही नहीं लगता। भारत भी काला धन जमा करने वाला एक देश है, टैक्स हेवन है। तो जो मॉरिशस रूट से पैसा आता है उसका पता क्यों नहीं लगता है? बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन का कानून नहीं है। तो ये 5 काम हो गए तो सारा काला धन कहां जाएगा? हिंदुस्तान में। इसके लिए सहमत किसका होना जरूरी है? सारे राजनीतिक पार्टियों का सहमत होना जरूरी है। केंद्र सरकार, या तो केंद्र सरकार या राजनीतिक पार्टियां एमपी सहमत हो जाएं तो ये केंद्र सरकार में प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं, इन 5 प्रोविजनों पर एक पार्टी को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां मौखिक रूप से सहमत हो गई हैं, लिखित रूप से अभी हम जाकर के जनवरी महीने में सबसे लेने वाले हैं। और सब एमपी भी बोल रहे हैं। अभी मैंने बात करके आपसे बात कही है, सबसे मुलाकात करके बात करके ये बात कही है, ये 5 चीजें हो जाएंगी। लोगों को नहीं तो भ्रम रहेगा, कैसे वापस आएगा? तो पार्टी अध्यक्षों ने बोल दिया, बाबा जी हम अपनी पार्टी की तरफ से इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में हमको आपत्ति नहीं, संपत्ति की घोषणा करने में हमको आपत्ति नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईआर करके, अबे हमने जब जमा ही नहीं किया तो हमारे खिलाफ मंगा लो जानकारी, भाई होगा उसी का तो आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही इन 5 मुद्दों पर सहमति बन रही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले चरण में यूपी और उत्तराखंड, पंजाब और गोवा से लेकर के मणिपुर तक 5 राज्यों में इसको अभियान को चला रहे हैं। जब वोटिंग होगी उससे पहले एक सभा होगी, वहां ये 5 चीजों के बारे में डिक्लेरेशन करेंगे कि इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में, संपत्ति की घोषणा करने में, इसका पता लगाने में, जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करने में हमको आपत्ति, और जो नहीं करेगा हम देश के लोगों को बताएंगे ये पार्टी और इस पार्टी के लोग बेईमान हैं, ये नहीं लाने दे रहे इसका। अभी तक तो खाली आरोप मानते हैं ना, बाद में लिखित में होगा, वो एविडेंस होगा। अच्छा, देश के अंदर का काला धन कैसे वापस आएगा? देश के अंदर का काला धन वापस लेने के लिए बड़े नोट बंद करना, सारे टैक्स खत्म करना, तो 2 काम हो जाएंगे। काले धंधे, गंदे धंधे, इसको बोलते हैं डर्टी मनी, डर्टी मनी एंड डर्टी वर्क, डर्टी बिजनेस। काला धन, काले धंधे, गंदे धंधे सब बंद हो जाएंगे यदि बड़ा नोट ना हो, और महंगाई खत्म हो जाएगी यदि ये 32 प्रकार के टैक्सेशन ना हो। हमने बताया ना, यदि टैक्स खत्म हो जाए तो पेट्रोल कितने पैसे में मिलेगा? 35 में। गैस कितने में मिलेगी? 200-250 रुपए में। साइकिल कितने में मिलेगी? अभी कितने में मिलती है साइकिल? 3000। तो कम से कम 2000 में साइकिल मिलेगी। अभी छोटी गाड़ी कितने में मिलती है? 5 लाख में। तो बाद में कितने में मिलेगी? 3 लाख में। ये सब खाली टैक्सेशन खत्म होने से। बोले बाबा ये काम तो तुरंत हो जाना चाहिए सब। हाँ, और टैक्स कम देना पड़ेगा तो सबके पास पैसा बचेगा, और बचत होने से सब क्या बनेंगे? धनवान। गरीबी मिटेगी, महंगाई खत्म होगी, और पैसा लोगों के पास बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। फिर सुनो भाई बहनों, ये सारे टैक्स खत्म हो जाएं, और ये जो बड़ा नोट है ना, ये सब कहां लगा हुआ है? इलीगल माइनिंग में। कहां लगा हुआ है? अवैध खनन। दूसरा, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रियल स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, लैंड और इलीगल माइनिंग, ये सब देश लूट लिया, बहुत लूटा है। और ड्रग, गुटखा, मसाला, दारू, ये सब 2 नंबर में चलता है। अब चुनाव में दारू खरीदते हैं तो चेक ड्राफ्ट से थोड़ी खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं बोलो? बड़े नोट से।
सारे गंदे धंधे किससे हो रहे हैं बोलो? ये खत्म होते ही एक बार ले लो, जिसका ईमानदारी का है उसको छोटे नोट दे दो, बैंक से उसका काम शुरू करवा दो, और जिसके पास ईमानदारी का नहीं है वो नोट ही कैंसिल कर दो। सबके नोट कागज के भाव बिकेंगे। समझ में आ गई बात? ये है इंटरनल इकोनॉमी का ब्लैक मनी खत्म करने से। ये टैक्स की चोरी क्यों करते हैं? महंगाई क्यों है? हर आदमी को चोर बना दिया है ज्यादा टैक्स लगा के। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पर एक, देखो पैसे वाले आदमी पर एक डायरेक्ट टैक्स लगता है और गरीब आदमी पर 31 प्रकार के टैक्स लगते हैं। ये सब उसको ढोना पड़ता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, साबुन पर, शैम्पू पर, सीमेंट पर, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर जो टैक्स लग रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार कहती है हमने तो अमीर आदमियों पर टैक्स लगा रखे हैं, गरीबों पर नहीं लगा रखे हैं। इतना बड़ा झूठ बोला गया। सारे टैक्स किस पर लग रहे हैं बोलो? 31 टैक्स किस पर लग रहे हैं? गरीब लोगों पर, आम लोगों पर। ये समझाना है सबको। तो ये अंदर का काला धन खत्म हो गया। और देश को कितना पैसा मिल जाएगा इससे? देश की इकोनॉमी आज 200 लाख करोड़ रुपए की है। जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का साइज। ये काला धन वापस आ जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में कितने मिलेंगे? कम से कम 400 लाख करोड़, तो हो जाएगा 600 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी। आज दुनिया के 204 देशों में अमेरिका, चीन और जापान ये आगे हैं अभी, लेकिन उन पर कर्ज बहुत ज्यादा है। खाली चीन थोड़ा मजबूत है। जिस दिन भारत का एक काला धन भारत को मिल गया उस दिन भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति का केंद्र बना। फिर हमको रिटेल मार्केट में विदेशी पूंजी की जरूरत, फिर हमें एग्रीकल्चर में विदेशी पूंजी की जरूरत, फिर रिटेल मार्केट में विदेशी पूंजी की जरूरत, फिर इंडस्ट्री में भी विदेशी पूंजी की जरूरत, सर्विस। ये सारा देश तो लूट रहे। अरे हमको अपना पैसा दे दो, रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री हम अपने आप चला लेंगे, इतनी ताकत है इस हिंदुस्तान के अंदर। और जितनी भी विदेशी कंपनियां इनको कौन चला रहा है बताइए तो, बोलो। ये वॉलमार्ट यहां दुकान भी खोल देगा तो दुकान कौन चलाएगा? हिंदुस्तानी लोग चलाएंगे। अरे जब दुकान चलाने वाले और दुकान में सामान खरीदने वाले सब हिंदुस्तानी हैं तो फिर पैसा विदेशी को लाते हो, फिर पैसा विदेश में जाएगा। अब हमको देश की आर्थिक लूट नहीं होने देनी। तो ये काला धन का समझ में आ गया? तो ये मेथड, ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया, कैसे काला धन आएगा ये सबको बताओ। अब इसमें क्या कर रहे हैं? ये सब हमने एक जनमत संग्रह अभियान चलाएंगे अभी इस बार। कब? इसलिए आपको तब तक संगठन के लिए काम करना है। ये अप्रैल मई में शुरू होगा। और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? सभी राजनीतिक पार्टियों से सहमति ले रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अप्रैल मई महीने से पहले तक करीब 300 से 400 सांसद हमारे इन मुद्दों पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके दे देंगे। फिर तो अपना काम हो गया। फिर अब यदि केंद्र सरकार नहीं करेगी फिर उसको घेरेंगे कि ये देश की संसद यदि सांसदों से नहीं चलती है तो कौन चला रहा है उसका नाम बताओ। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भाई बहनों, ये है काले धन का वापस लाने के प्रति। इसमें हमें क्या करना है? ये तो काम अभी होना है ना, लेकिन इसमें हमारी क्या भूमिका होगी? महात्मा गांधी कहते हैं हिंदुस्तान को बचाना है तो एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ले में, एक एक शहर में एक जिंदा शहीद होना चाहिए, एक योगी और योद्धा होना चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों और सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ और इन विदेशी ताकतों के खिलाफ जो देश को आर्थिक दृष्टि से लूट रही हैं, इनके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो बोलो, एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ला में आप लोग ऐसा योद्धा, एक ऐसा योगी, एक ऐसा जिंदा शहीद खड़ा करने की ताकत रखते हो? बोलो। एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ला में, एक एक शहर में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों और गलत निर्णयों के खिलाफ समानांतर रूप से खड़े हो सके और अहिंसात्मक आक्रामकता शब्दों का प्रयोग मैं बड़ा सोच समझ के कर रहा हूं।
अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ इन भ्रष्ट शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। और सबसे पहला काम यह होगा, सब दुकानदारों से कहो, बोले भाई जब दुकान हिंदुस्तानी है तो सामान भी हिंदुस्तानी सबसे आगे रखो बेचने के लिए। हम नहीं कहते एकदम से भाग जाएंगी, इसमें टाइम लगेगा। तो हर एक दुकानदार से बोलो कि अपनी दुकान में सबसे पहले बेचने के लिए कौन सा सामान रखे? स्वदेशी। सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों ने रिटेल में विदेशी दुकानों का विरोध किया कि विदेशी दुकान नहीं होनी चाहिए। मैं सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों से आह्वान करता हूं कि वो सामान बेचने के साथ साथ देश को बचाने के लिए भी काम करें। अब दुकान तो देसी है लेकिन सामान विदेशी है, तो फिर देश नहीं बचेगा। सामान बेचने के साथ साथ देश को मत बेचो। यदि विदेशी सामान बेच रहे हो तो आप देश बचाने वालों में नहीं, देश बेचने वालों में शामिल हो जाते हैं। हमको देश को बेचने वाला नहीं बनना, देश को बचाने वाला बनना है। तो मैं जितने भी देशभक्त व्यापारी हैं, मैं नहीं कहता कि व्यापार बंद कर दो, लेकिन अपनी दुकान में सबसे पहले क्या रखो? स्वदेशी सामान। व्यापार करो, लेकिन व्यापार में भी राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ऐसा सामान बेचो जिससे देश बचे। अब हमने पतंजलि के प्रोडक्ट ओपन मार्केट में उपलब्ध कराने की योजना बनाई। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद सामान बेचना नहीं है। सामान बेचना होता तो विदेशी कंपनियों से 2-3 गुना महंगा बेच सकते थे हम। उनसे 1000 गुना अच्छा टूथपेस्ट बनाया, हम 30 रुपए की बजाय 50-60 रुपए का बेच सकते थे। ज्यादा विज्ञापन करते, विज्ञापन वाले भी खूब कमाते और लोग भी जम करके खरीदते। अरे महंगी चीज। अब घड़ी होती है, हाँ, वो कौन सी घड़ी होती है? विदेशी कंपनी है, रोलेक्स, पता नहीं कौन कौन सी जो तरह। अब वो घड़ी तो वही है, समय भी वही एक जैसा बताती है, लेकिन ब्रांड बिकता। तो यदि विदेशी कंपनी की तरह हम सामान बेचते तो महंगा भी बेच सकते थे। और हम सामान बेचना हमारा, तो मैं कहता हूं मकसद ही नहीं है। लोगों का पैसा बचाना और देश को बचाना, यह हमारा मकसद है। अच्छा, सामान बेच करके हमको न बंगला बनाना, न गाड़ी लानी, न साड़ी करनी, न बच्चे भी आने, फिर हम क्यों? जो भी सामान उपलब्ध करा रहे हैं उसमें भी जो यदि सामान्य उसमें लाभ भी होता है, उसमें बेनिफिट भी होता है, तो वो किसके लिए? सेवा के लिए। देश के लोगों का धन बचाना और देश को बचाना, ये मकसद। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सब लोग एक संकल्प ले लें, हमको विदेशी सामानों का प्रयोग। और जो दुकानदार हैं, मैं उन सब से फिर से कहूंगा, सबसे बोलो जा करके, गोष्ठियां लो। जितने भी व्यापार मंडल बने हुए सब जगह, जितने भी रिटेल के व्यापारी हैं, होलसेल के व्यापारी, उन सबके समूह बने हुए, संगठन बने हुए, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए, उनकी मीटिंग लेकर के बोलो भाई विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करो। विदेशी दुकानों का ही नहीं, विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करो और वही सामान बेचो जिससे देश बचे। अच्छा, अब इसके लिए गांव में क्या करना? एक एक गांव में एक एक स्वदेशी केंद्र खोल दो। गांव में 3 काम करना है हमको। एक, कुदरती खेती, कुदरती खाद, कुदरती कीटनाशक और प्राकृतिक कुदरती बीज, ट्रेडिशनल सीड्स, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, वो सब इसको बढ़ाना। जो आपको फार्मूला बताया है खाद का, कीटनाशक का, गोमूत्र गोबर के साथ। ग्रामोद्योग बढ़ाओ, और ग्रामोद्योगों के साथ साथ उस गांव के अंदर स्वदेशी का ही सब लोग प्रयोग करें। गांव के लोग अभी भी हिंदुस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये शहरों में विदेशी गुलामी में लोग ज्यादा जकड़ गए। गांव के लोगों को समझाओ, वैसे तो शहर के लोगों को भी समझाओ, पूछो भाई देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो, सभी बोलेंगे देश में रहना चाहिए। तो आप विदेशी सामान खरीदते हो, पानी तो किनले एक्वाफेना का यहां से भरा है, लेकिन पानी की तरफ पैसा तो विदेश में बह रहा है। हमारा लक्ष्य लाइफ बॉय से विरोध नहीं है, उससे जो पैसा जा रहा है वो कंपनियां देश को लूट रही हैं। हमको देश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर
नहीं बनाना है, ये बात समझानी। तो अभी गांव में समितियां भी बनाओ, वहां स्वदेशी केंद्र भी बनाओ, फिर रोग नशा मुक्त करने के लिए वहां अभियान चलाओ। तो एक एक गांव में, जैसे पहले हमने पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र खोले थे शहर और तहसीलों में, जहां पॉपुलेशन की डेंसिटी जहां पर ज्यादा थी, आबादी का घनत्व जहां ज्यादा था, लोग ज्यादा रहते थे, जहां पर वहां क्या खोल दिए थे हमने? पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र। अब गांव में क्या खोलना है? आप गांव में जाओ, वहां समिति बनाओ और वहां कम से कम एक ऐसे कार्यकर्ता को, चाहे वो किसान पंचायत का है, युवा भारत का है, उस एक जवान को जो स्वदेशी के लिए, स्वदेश के लिए एक जिंदा शहीद बन करके, एक योगी और योद्धा बन करके, एक संत और सिपाही बन करके देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाए, उसका वहां एक स्वदेशी केंद्र खोल दो। उस स्वदेशी केंद्र को सब सामान, जो नित्य प्रयोग का सामान है, सब उपलब्ध कराएंगे और उसको बचत भी होगी, उससे उसका घर परिवार भी चल जाएगा। तो आपको जो गांव समितियां बनानी है, वहां पर एक एक क्या खोलना है बोलो? स्वदेशी केंद्र। इस स्वदेशी केंद्र को सामान कहां से मिलेगा? तहसील से मिल जाएगा या जिले से मिल जाएगा। वहां हम होलसेलर बना रहे हैं, थोक विक्रेता बना रहे हैं, वहां डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। तो गांव वाले को तहसील से या जिले के डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से पूरा सामान मिल जाएगा और वो स्वदेशी केंद्र चलाएगा। गांव के एक एक आदमी को बताएगा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इससे देश का पैसा विदेश में जाता है, और उसके ऊपर एक रेट लिस्ट लगाएंगे। ये जो स्वदेशी केंद्र होंगे, एक इसके ऊपर रेट लिस्ट लगेगी और हमारे सामान विदेशी सामानों से 10 से 20% कम से कम सस्ते होंगे, कुछ तो 50% सस्ते होंगे। रेट लिस्ट। अब विदेशी कंपनी नमक कितने में उपलब्ध कराती है? ये कैप्टेन कोक, ये और कौन कौन सा नमक है, अन्नपूर्णा, जो हिंदुस्तान लीवर और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो उपलब्ध कराती हैं, 15 रुपए से लेकर के 20-20, 18-18 रुपए में एक किलो वो नमक बेच रही है। तो हम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है, पहले तो हमने 8 ही रुपए रखा, लेकिन दूर पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए उसका 10 रुपए करना पड़ा। वो टूथ ब्रश कितने में बेचते हैं? 15 से 20 रुपए में, और हम कितने में देते हैं? 8 रुपए में। तो हो गया ना 50% में। ऐसे ही जितने भी सामान है, वो जो अपनी गुणवत्ता है उसके साथ उसका मूल्य लिखेंगे तो पाएंगे 10, 20 नहीं 50% तक का अंतर मिलेगा रेट में। तो विदेशी कंपनियों से सस्ता और अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक, प्रामाणिक, ऑथेंटिक उसको प्रोडक्ट मिलेगा, तो कौन नहीं खरीदेगा? तो हर एक गांव के अंदर स्वदेशी केंद्र बनाओ, तो ही विदेशी लूट से देश बचेगा। तो विदेशी लूट से बचाने का माध्यम क्या बनेंगे? स्वदेशी विक्रय केंद्र। योग विज्ञान कार्यक्रम में के लिए कॉल करें 919877000888। ऐसा एक एक गांव के अंदर, तो जहां गांव समिति बने वहां इसको भी लेकर के आओ। मैंने इसलिए बातें कही कि हमें अब काले धन को भी वापस लाना है। हर दिन देश लूट रहा है, इससे भी देश को बचाना है। तो आप में से कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने ग्राम समितियां बनानी शुरू कर दी हैं? हाथ तो उठाओ, मुझे पता तो लगे। जिन्होंने ग्राम समितियां बनाने के लिए अच्छा काम किया है, एक बार दोनों हाथ उठाइए, तो एक बार इनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने कितना कितना समिति बनाया है। एक तहसील में, और आपने? उन्होंने पूरी तहसील में बना दिया। पूरे तहसील बना दिया। 5 पंचायत में किया है। और पीछे वाले भाई ने, हाँ, ये बीजापुर वाला, सिंदगी, पूरे तहसील में बना दिया। एक एक गांव का 5-5 आदमी लेके पूरा तहसील में ग्राम समिति बना दिया भाई ने। देखो छोटा सा उम्र है, ऐसे सबको काम करना है। अब वहां एक एक गांव में स्वदेशी विक्रय केंद्र भी खोलना है। फिर ये नेक्स्ट चरण शुरू हो जाएगा। ऐसा अब हिंदुस्तान को लूटने, पहले एक कंपनी लूटने आई थी, क्या नाम था उसका बोलो? वो क्या करती थी? क्या करती थी? यही नमक आटा बेचती थी, यही मसाले बेचती थी।
फिर साबुन शैंपू बेचने लगी। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी कितना रुपए लेकर के आई थी? 20 लाख, कितना 24 लाख, कितना रुपए लेकर के आई? 24 लाख। और अब इतना, अभी करीब 24,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है हर साल का। ये देखो, इसके ऊपर देश को बताना है, देश को जगाना है। ये काम ऐसे जैसे मैंने आपसे बात की, ऐसे मैं सोचता हूं हिंदुस्तान के सब लोग मिल बैठ करके बात करें, और सबका दिल हिंदुस्तानी है, सबके शरीर में ऋषियों का खून है। इसलिए कभी मत सोचो कि देश हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अरे ये देश तो ऋषियों का देश है, ये रामकृष्ण का देश है, ये देश तो क्रांतिकारियों का देश है, शहीदों का देश है। ये देश हमेशा सच के साथ खड़ा हुआ है, झूठ के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ है। इसलिए कभी मत सोचो कि हमारे साथ कौन खड़ा होगा, हमारा विचार का कौन होगा। हमारे ही विचार के सब लोग हैं। कुछ लोग स्वार्थ में, अज्ञान में, कुछ लोग स्वार्थ में, कुछ लोग अज्ञान में, कुछ लोग कमजोरी के कारण से विरोध ना कर पाए, लेकिन उनकी भी आत्मा हमारे साथ है। क्योंकि देखने में हम अलग अलग हैं, लेकिन समष्टि आत्मा एक है, और वो समष्टि आत्मा सत्य के साथ ही खड़ी होती है। दृष्टवा रूपे व्याक्रोध सत्यान्विते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। भाई बहनों, अब हमारे सामने रास्ता एकदम साफ है। हमें काला धन तो लाना ही है, साथ में देश का जो धन लूट रहा है उसको भी बचाना है। क्या बोला? काला धन तो लाना ही है, और देश का जो धन लूट रहा है उसको भी बचाना है। और इसके लिए हमको विदेशी दुकान भी नहीं चाहिए, और हमको विदेशी सामान भी नहीं चाहिए। ये दोनों बातें लोगों को अच्छे से समझाइए। ये बहुत बड़ी बात कही है। काला धन तो लाना ही है, काला धन लाना है, और देश को बचाना, वो तो एक मुद्दा हो गया। काला धन तो लाना ही है, जो देश का धन बाहर जा रहा है उसको भी बाहर जाने से बचाना है। अब चारों तरफ से देश को जागरूक होने की जरूरत है। व्यापारी भी जागरूक बने। व्यापारी एकदम चिल्लाए ये सारे विदेशी लोग आ गए तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। जवानों को भी अपने साथ जोड़िए कि जिस दिन ये पैसा आएगा हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार, हाँ, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा। किसानों के लिए हमारा 3 मुद्दा तो हमने बताया। किसान के लिए, खेत के लिए कुदरती खेती, कुदरती बीज, कुदरती कीटनाशक, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी किसान कम से कम जितना खेती में पैदावार करता है उतना कम से कम उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। बाकी तो उसको लागत मात्र मूल्य मिले, उसको बीज सस्ते मूल्य पर मिले, उसको बिजली सस्ते दरों पर मिले, उसकी लागत कम से कम कैसे आए खेती के अंदर, वो सब चीजें हैं। लेकिन किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए यदि वो 1 लाख का गन्ना पैदा करता है तो 1 लाख रुपए उसको जिस दिन कंपनसेशन मिलने लग जाएगा कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ये भी हमारा मुद्दा है, इसको हमें लेकर के जाना है। कंपनसेशन जितना उत्पादन करता है किसान को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, मजदूर कारीगर को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, चपरासी को मिलता है, अधिकारी व्यापारी को मिलता है। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर के नाम पर बहुत पक्षपात हुआ गरीब मजदूर किसान कारीगर के साथ। ये भी खत्म होगा तो पूरा हिंदुस्तान खुशहाल होगा। तो ऐसे सबको समझाइए। तो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत और किसान पंचायत के इन 5 संगठनों के माध्यम से पूरे देश में छा जाना है। और इस संगठन को बढ़ा करके किसके लिए बढ़ा रहे संगठन? देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस दिन ये काम होगा उस दिन हिंदुस्तान बहुत ताकतवर होगा। और ये काम हमें खुद करना है, अपने हाथों से अपना भी भविष्य बनाना है और अपने हाथों से एक नए राष्ट्र का निर्माण भी हमें करना है। ये संकल्प आपको लेकर के जाना। दूसरे राष्ट्र का निर्माण करें और हम भारत माता की जय बोलें, ये हमारे जीवन की धन्यता नहीं है। फिर हमारी भूमिका क्या हुई? फिर तो ऐसे ही कीड़े मकोड़े गधे घोड़े की तरह हम भी पैदा हुए और मर गए।
अरे अपनी जिंदगी की आवश्यकता कितनी? तन ढकने के लिए 2 वस्त्र, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और जीने के लिए 2 गज जमीन चाहिए। और ये जो आदमी थोड़ी सी भी मेहनत करता है, 2 घंटे भी कोई काम करे तो 2 वक्त की रोटी कमा सकता है। और हमारे पूर्वजों का जीवन हमें ये संदेश देता है। सुबह उठ करके ध्यान क्या करो अपने पूर्वजों का, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ध्यान करो उनका। अपने गुरु बसवेश्वर जी का ध्यान करो। किस कुल में पैदा हुए? ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, और जो जात पात के नाम पर समाज को तोड़ रहे थे, उन्होंने जातिवाद को खड़ा नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद का उद्घोष किया। ऐसे थे संत बसवेश्वर जी। और जीवन भर संघर्ष किया। लोगों ने उनको बहुत बड़ा बुरा किया। जितने भी क्रांतिकारी संत हुए उनको जीवन भर गालियां खानी पड़ी है। महर्षि दयानंद के क्यों शत्रु बने? महर्षि दयानंद के साथ क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद के साथ क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के साथ क्या हुआ? आचार्य शंकर के साथ क्या हुआ? क्यों जहर दे के मारा? अरे जब देश के लिए आचार्य शंकर जहर पी सकते हैं और ऋषि दयानंद 17 बार जहर पी सकते हैं, और क्रांतिकारी यदि फांसी पर लटक सकते हैं, अरे देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए और पूरी दुनिया के लोगों को ऊंचे आदर्शों पर जीने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष नहीं पूरे जीवन भर ही तप कर सकते हैं। आपने सुना भगवान जिन्हें राज किया तो कितना सुख मिला? जीवन भर तो तप किया। अरे जो खुद संकटों और संघर्षों के बीच जिए, उनसे तुम कभी मत कहना कि हमारे संकट हर लो। उनसे तो बस एक ही शक्ति की याचना करना, प्रभु कितने ही संकट आए, कितने ही संघर्ष आए, बस सबको सहने की ताकत दो, मैं आगे बढ़ूंगा और विजयी होऊंगा। अहम इंद्र पराजिज्ञा कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहिता। हमें तो उत्साह रहना चाहिए। भाई बहनों, अब सबको जाकर के ये बताना कि कैसे काला धन लाना है, कैसे देश को बचाना है। देश का धन भी बचाना है और काला धन भी, हाँ जो है उसको तो बचा लो, ये भी लुट जाएगा नहीं तो। जो काला धन है उसको भी देश को दिलाना है, और जो देश में धन है उसको भी बचाना है। उसको विदेश में नहीं जाने देना, विदेशी कंपनियों के हवाले नहीं करना है। अरे आज इतने पतन के बाद भी, आपको हमेशा मैं कहता रहा हूं, 204 देशों में भारत चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यदि हमने ये काम कर दिया तो अब 21वीं सदी में वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल पावर भारत को बनाना है। बस आज ये संकल्प सबको लेकर के जाना है, और व्यक्तिगत रूप से भी हमको ये काम करना है, और सामूहिक रूप से कर रही ये संगठन है। व्यक्तिगत रूप से हमें स्वदेशी को अपनाना है। हमें देश के साथ धोखा नहीं करना है, देश के साथ विश्वासघात नहीं करना है। यदि हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो देश के साथ विश्वासघात करते हैं। जीवन में भी स्वदेशी, व्यापार में भी स्वदेशी। स्वदेशी वस्तु नहीं मिलती है तो दुकान में विदेशी वस्तु रखो। सब व्यापारियों से बोलो, स्वदेशी वस्तु ना मिलने पर विदेशी वस्तु रखना। आप में से कितने दुकानदार हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दुकान करते हैं? खड़े हो जाओ सबके सब। आज संकल्प लेकर के जाओगे, खड़े हो जाओ। आज संकल्प लेकर के जाओगे, जो वस्तु देसी मिलती है वो पहले देसी ही रखेंगे, उसके बाद ही विदेशी वस्तु बेचेंगे। विदेशी वस्तु बेचते हैं तो देश बेचते हैं, और देश की वस्तु बेचते हैं तो देश को बचाते हैं। हमें देश को बेचना नहीं है, देश को चलो जोरदार तालियां इनके लिए। ये काम करना है सबको। माना कि सरकार की गलत नीतियों, गलत निर्णयों, रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग डिसीजन सरकार ने लिए, इससे देश लूटा है। लेकिन चाहे सरकार कितने गलत निर्णय ले ले, कितनी गलत नीतियां बना ले, हमको एक एक योद्धा बन करके, जिंदा शहीद बन करके, हमारे घर के सामने चाहे शराब का ठेका खोल दे, हमारे शरीर में एक भी बूंद शराब की नहीं जाएगी। ये देश में जज्बा पैदा करना है, तब हिंदुस्तान बदलेगा। खाली काला धन वापस आने से ही बात नहीं बन जाएगी। काला धन तो लाना ही है, उसके आगे भी बहुत कुछ करना है। एक मेरे से बोले, बाबा
ये व्यवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा हम सत्ता परिवर्तन तो कर देंगे, तुम पहले एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ला में एक जिंदा शहीद तैयार कर दो, सरकार के समानांतर एक देशभक्त शक्ति खड़ी कर दो। देशभक्तों के एक जैसे ही समानांतर शक्ति खड़ी हो जाएगी और वो अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, सत्ता भी बदल जाएगी, व्यवस्था भी बदल जाएगी, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। जब तक ये पैरेलल शक्ति खड़ी नहीं होगी तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक समाज नहीं बदलेगा, तब तक देश नहीं बचेगा। तो ये आज संकल्प लेके के जाना है कि हमें सरकार की गलत नीतियों और गलत निर्णयों के खिलाफ एक समानांतर देशभक्तों की शक्ति खड़ी करनी है। ये आज का संकल्प है और इसके लिए ये कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है राज्य की। और मैं बस अंतिम आह्वान के रूप में कहना चाहूंगा कि स्वदेशी का एक विकल्प तो पतंजलि उपलब्ध करा ही रहा है, जिसमें करीब हमारी जिंदगी की 90% रोजमर्रा की वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन हम बहुत जल्दी ही स्वदेशी जितनी भी कंपनियां हैं, स्वदेशी जितने भी उद्योग हैं, हम चाहते हैं स्वदेशी उद्योगों का एक बहुत बड़ा समूह बने और उसमें हर एक प्रांत में कम से कम 2-4 व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ काम करने वाले खड़े हो जाएं, स्वदेशी उद्योगों को जोड़ने वाले, तो बस हिंदुस्तान बच जाएगा। तो ये आज का संकल्प, इसी के साथ हम इसको विराम दे रहे हैं कि हम अब पूरी प्रखरता के साथ अपने स्वधर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को निभाएंगे और हमारे रविराज जी एक देशभक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। मैं अपने सभी राज्य प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी और हमारे सेवाव्रती भाई सब बहुत निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और सबको ऐसे ही पूर्ण अनुशासन में रह के, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करना है। और ऐसा प्रेम होना चाहिए, लोग उदाहरण दें कि भाई संगठन में प्रेम हो तो ऐसा जैसा पतंजलि योगपीठ परिवार के भाइयों में प्रेम है, ऐसा मैं अपने आंखों के सामने इस प्रेम की पराकाष्ठा को देखना चाहता हूं। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर तीरों ने प्राण गवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो रोज घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी